नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में निष्पक्ष चुनाव का ऐलान हो गया है। निष्पक्ष चुनाव इसलिए कहा क्योंकि आज ही नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। 2100 करोड़ रुपया भेजने के कुछ घंटे बाद दिल्ली में चुनाव आयोग बिहार की तारीखों का ऐलान करता है। इसे निष्पक्ष नहीं कहेंगे तो किस चुनाव को कहेंगे? पूछ लेना चाहिए था कि और किसी की जेब में पैसे तो नहीं डालने हैं। आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा हो जाती। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, फिर भी हरकत ऐसी कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। 17 अक्टूबर पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 20 अक्टूबर दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख। जेडीयू और आरजेडी ने मांग की थी कि छठ के बाद एक चरण में ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को। बिहार के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, यानी दूसरे राज्यों से सटे हैं, उनमें मतदान दूसरे चरण में हो रहा है और मध्यवर्ती इलाकों में मतदान पहले चरण में होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय में मतदान होगा। दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास और कैमूर में मतदान होगा। अब शुरू होगा सबकी किस्मत बदलने का ऐलान। लगेगा बड़े बड़े सपनों का पोस्टर। बिहार की सच्चाई ना दिखे इसके लिए गोदी मीडिया के स्टूडियो में बिहार के नाम पर आएंगे 2-4 प्रकार के नेताजी। उन्हीं की बातों में बिहार छलकेगा और दिखाई देगा। जो असली बिहार है उसे गायब कर दिया जाएगा। गनीमत है कि 3 महीने में चुनाव आयोग को एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, वरना चुनाव आयोग के सूत्रों ने माहौल बनाने की बहुत कोशिश की थी। पूर्णिया की सभा में प्रधानमंत्री मोदी किस घुसपैठिए को रोकने की बात कर रहे थे, वो तो मिला ही नहीं। मैं बताता हूं बिहार में कौन है घुसपैठिया। वो गरीब है जो इस ट्रक की छत पर बैठकर काम पर जा रहा है। बिहार में पुल तो बहुत बने, सड़कें बहुत बनी, लेकिन इन जैसे मेहनती बिहारियों की हालत नहीं बदली। यह आदमी कहां काम करने जा रहा है, कितना कमाता होगा, जानने की कोशिश कौन करेगा? आपको पुल और फ्लाईओवर दिखाया जाएगा जिसके ऊपर लगे साइन बोर्ड बोरिंग रोड, सरदार पटेल भवन और एयरपोर्ट की तरफ जाने का रास्ता बता रहे हैं। बिहार का सरकारी आंकड़ा है कि 94 लाख परिवार 6,000 रुपए तक ही एक महीने में कमा पाता है। उस बिहार में विकास फ्लाईओवर बनकर सबको सड़क पार करा रहा है। ऐसे ही एक फ्लाईओवर के किनारे बने मकानों की छतों को देखिए। इन छतों की हालत बता रही है फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों की कमाई नहीं बढ़ जाती। इनकी हालत बता रही है कि ये जहां थे आज भी वहीं हैं। बिहार में अगर कोई घुसपैठिया है तो वह उसकी गरीबी है, जिसे निकाल पाने में नीतीश कुमार भी 20 साल में नाकाम रहे और नरेंद्र मोदी भी 11 वर्षों में असफल रहे। पटना में बने तमाम फ्लाईओवर के नीचे जाकर देखिए। बिहार की भयंकर गरीबी अपना बिस्तर लगाकर सोती है। उठने के बाद यहीं पर चाय बेचती है, यहीं पर नाश्ता करती है। यह कम बड़ी बात नहीं कि फ्लाईओवर की सुंदरता के नाम पर इन गरीबों को उजाड़ा नहीं जाता है।
वरना लंदन से लौटे किसी बिहारी एनआरआई के सौंदर्य बोध के नाम पर इन गरीबों को दिन रात पुलिस लाठी लेकर खदेड़ती रहती है। बिहार में 94 लाख परिवार गरीब माने जाते हैं। एसआईआर के प्रेस नोट में भी घुसपैठिए के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक भास्कर के बृजकिशोर दुबे और इंडिया टुडे के पुष्यमित्र ने सवाल कर दिया तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने सवाल को ही नजरअंदाज कर दिया। घुसपैठ से जुड़े सवाल को इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी ठोस तरीके से पूछा कि बिहार में कितने विदेशी नागरिक मिले हैं, चुनाव आयोग साफ साफ क्यों नहीं बताता। मगर रितिका के सवाल भी उनके बाद पूछे गए 4 अन्य सवालों की भीड़ में खो गए और दिल्ली में भी पटना की तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ने घुसपैठ के सवाल का जवाब नहीं दिया। Now that the exercise is over, if you can just tell us how many foreigners were indeed found? मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। घुसपैठ के नाम पर बिहार में ध्रुवीकरण की भयंकर तैयारी थी। एक समुदाय की आबादी का भूत खड़ा किया जाने वाला था। बिहार के ही लोगों को बांग्लादेश का बताया जाता, लेकिन सब फेल हो गया। इसलिए हुआ कि विपक्ष बहुत सतर्क था, एसआईआर पर नजर रखने लगा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त कह देते कि घुसपैठिया नहीं मिला तो क्या हो जाता? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। होता यह कि उनके जवाब के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चलाया जाता और कहा जाता कि देखिए 11 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद घुसपैठ के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। शायद इसलिए ज्ञानेश कुमार घुसपैठ के सवाल को टाल गए, चुप रह गए। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। यह पहला चुनाव है जब घुसपैठ का मुद्दा चुनाव शुरू होने से पहले खत्म हो गया। लेकिन आप नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठ पर बोलना बंद कर देंगे। फिर भी मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर वोट लेने का तरीका कुछ तो फेल हो रहा है। तभी तो बिहार की युवाओं की जेब में पैसे डाले जा रहे हैं। महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ आज ही दिए गए हैं। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख पा रहे थे काजू, पिस्ता, बादाम सब कुछ रखा था, पर मुद्दे की बात बाहर निकल करके नहीं आई। सवाल कई पत्रकारों ने पूछे भी थे
कि बिहार में घुसपैठियों का जिक्र बड़े बड़े नेता आकर के कर रहे हैं, कितने घुसपैठिए मिले, कोई जवाब नहीं दिया गया। कई सवाल थे, जैसे कि नए 3.5 लाख लोगों के नाम काटे गए, उनका नाम क्यों काटा गया, क्या डॉक्यूमेंट्स उसके आधार थे, कोई जवाब नहीं दिया गया। और आज जाकर के ये घोषणा करने वाले हैं चुनाव की डेट्स को लेकर के, चुनाव की तारीख को लेकर के। ये तो कल भी किया जा सकता था, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं? 3 बजे तक पैसे भेजने वाले हैं मोदी जी, नीतीश जी, सबके अकाउंट में पैसे भिजवाए जाने हैं। तो अभी करने का क्या मतलब बनता है? मतलब चुनाव आयोग को ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, अभी ठहरो, अभी जब हम कहेंगे तब आपको घोषणा करनी है। वैसा ही कुछ प्रतीत होता आ रहा है, क्योंकि कल भी जो काम किया जा सकता था, कल कुछ नहीं हुआ। अब लोगों का पैसा लगता है सब कुछ में, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो, पर कल कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और आज अचानक से 4 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसके ठीक पहले तक लोगों के, महिलाओं के खातों में पैसे आप भेजने जा रहे हैं। ये क्या है? मूल बात है कि क्या नीतीश कुमार अब मंचों पर जाकर अपनी सरकार के काम का बखान कर पाएंगे, विपक्ष के आरोपों का खुद जवाब दे पाएंगे? बिहार की जनता इस वक्त 2 सवाल का जवाब नहीं जानती। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरा, उनकी जगह बीजेपी जदयू गठबंधन का दूसरा सीएम आ जाएगा, तब क्या होगा? कहीं बिहार में महाराष्ट्र को दोहराया तो नहीं जाएगा? इसी तरह बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे के बारे में चुप्पी साध लेती थी, लेकिन रिजल्ट आया तो शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। इस तरह से हाथ जोड़कर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बैठे रहने की क्या जरूरत थी? क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक है? ओडिशा में तो प्रधानमंत्री मोदी नवीन पटनायक की हेल्थ की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ठीक हैं, कम से कम खुद नीतीश कुमार भी नहीं बोल रहे। क्या वे इस चुनाव में मुखौटा बनकर रह गए हैं? उनका इंटरव्यू कहीं नहीं चलता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, सिर्फ पैसा भेजते हुए रिमोट दबाते नजर आते हैं। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि हाथ जोड़कर इस तरह से बैठे नीतीश कुमार 22 नवंबर को शपथ ले रहे हैं या नहीं। नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा चुनाव है। 20 साल के काम के बारे में वही बता सकते थे। इतना लंबा मौका मिला, फिर भी बिहार इतना गरीब कैसे रह गया? आप लाख सड़कें बना लें, पुल बना लें, मेट्रो चला लें, हर तरफ बिहार में गरीबी ही गरीबी दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पैदल चलने वालों की आबादी कितनी है? ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं, साइकिल नहीं, बाइक नहीं? इतनी बड़ी आबादी फिर कैसे चलती है? 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जाति गणना कराई, उसी की रिपोर्ट से बता रहा हूं। 97.83% अनुसूचित जाति के पास कोई वाहन नहीं है। 22 अनुसूचित जातियों की आबादी बिहार में 2,56,89,000 है। इसमें से 2,51,32,162 लोगों के पास किसी प्रकार का वाहन नहीं है। बिहार की राजनीति में सत्ता ओबीसी और एमबीसी के पास रही है। ओबीसी में भी 94.95% लोगों के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, कोई सवारी नहीं। बिहार में ओबीसी की आबादी 3,54,00,000 है। कितनी गरीबी होगी इस आबादी में, आप इससे अंदाजा कीजिए कि घटवार एक ओबीसी जाति है। इसकी 98% आबादी के पास किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं। उस बिहार की राजधानी पटना में आज मेट्रो का उद्घाटन हो गया। विकास नया गिटार है और नई घुंघरू पहनकर आया है। इसका किराया करीब 4 किलोमीटर का 30 रुपया है। अखबारों में ऐसा छपा है। अब आप ही अंदाजा कर सकते हैं 30 रुपया देकर 4 किलोमीटर कौन चलेगा। बिहार में 20 साल से सवर्ण सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका आंकड़ा कुछ और है। लगता नहीं कि सत्ता में नहीं है। सवर्णों के पास सबसे अधिक दुपहिया वाहन है, कारें हैं, ट्रैक्टर हैं। सत्ता में नहीं रहने के बाद भी आर्थिक आंकड़ों में सवर्ण आगे दिखते हैं, लेकिन यहां भी गरीबी कम नहीं है। 92.36% सवर्णों के पास अपना कोई वाहन नहीं है। कुल मिलाकर बिहार की 95.49% आबादी के पास अपनी कोई सवारी नहीं, कोई गाड़ी नहीं। हर जाति में आपको कुछ मुट्ठी भर दिखेंगे
जिनके पास सब कुछ, जमीनें हैं, कार हैं, पेट्रोल पंप हैं, डीलरशिप है, दुकानें हैं, स्कूल हैं और ठेका। इन्हीं के बीच सत्ता घूम रही है और उसकी मलाई बंट रही है। जिनके घर करोड़ों रुपए पकड़े गए, उनका किस्सा भी तेजी से बिहार की कथित ईमानदारी के साहित्य में गायब हो गया। जो भी है इसी तंत्र और इसके करीब लोगों के पास है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं, चाहे वो किसी समुदाय या किसी जाति से हो। इस बार बिहार में चुनाव से पहले ईडी का छापा उस तरह से नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक के यहां से सबका कागज निकल जाता है, यह खतरा बिहार में हो जाता है। बिहार में 95% लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं, लेकिन उस बिहार में एयरपोर्ट का सपना बांटा जा रहा है। तो समझिए कितने कम लोगों के लिए ये बड़े बड़े सपने लॉन्च किए जा रहे हैं और गरीबों को गरीब बनाए रखने के लिए उनकी जेब में पैसे डाले जा रहे हैं। या उसी 2 से 4% बिहार के लिए सब हो रहा है। फ्लाईओवर से लेकर एयरपोर्ट बन रहा है। नेता चाहे अपर कास्ट का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो, अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, उसके पास जो गाड़ियों का काफिला है, मकान है, होटल है, जमीन है, उसी के समाज की हकीकत कुछ और है। पिक्चर आपके सामने क्लियर रहना चाहिए कि हम किस बिहार की बात कर रहे हैं। 20 साल से एक ही व्यक्ति बिहार की सत्ता में है, सुशासन का दावा करता रहा और रिजल्ट ऐसा निकला। उस बिहार में ये नेताजी तैयार हैं राष्ट्रवाद के लिए, पोस्टर लगा रहे हैं। जिस राष्ट्र में चौरसिया चाय दुकान को चाय की दुकान के लिए यह नाली मिली जिसके ऊपर पटरी लगाकर चाय बेच रहे हैं, उस डिवाइडर का इतना अच्छा उपयोग कोई और नहीं कर सकता। यह गरीबी की अपनी खोज है। उसके बीच दुकान के लिए सब्जी उबाली जा रही है, काटी जा रही है। किसी भी सरकार से ज्यादा अगर किसी ने सोचा है तो मच्छरदानी बनाने वालों ने सोचा है। इस एक खोज ने भारत के तमाम गरीबों को मच्छर के आतंक से मुक्ति दिलाई है। उन्हें कम से कम एक रात की नींद दी है जिनके पास अपनी छत नहीं। दुनिया के जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की मच्छरदानी बनाई है, उससे बिहार की बड़ी आबादी का भला हो रहा है। इतना भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हजारों करोड़ रुपया लोगों की जेब में डालकर नहीं कर पाए। बिहार में सरकार ना रहे तब भी जनता सो लेगी, लेकिन मच्छरदानी के बिना बिहार में कोई नहीं सो सकता। मच्छरों ने अगर किसी एक प्रदेश को अपना बनाया है तो बिहार है। जून से लेकर सितंबर तक का महीना एसआईआर के नाम पर चला गया। वोटर लिस्ट बनाने को लेकर इतने सवाल उठे, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल ने लड़ाई लड़ी एक एक वोटर के अधिकार की। सड़क पर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। बाकायदा उन वोटर को कोर्ट के सामने हाजिर किया गया जो जिंदा थे, लेकिन नाम मरने वालों में आ गया। बीएलओ से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि ये पत्रकार विपक्ष के नेताओं के लिए ताली नहीं बजा सकते, उन जगदीप छोकर के लिए भी नहीं बजा रहे हैं जिनका बिहार से कोई नाता नहीं था, मगर उनकी संस्था एडीआर ने हर वोटर के अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, लड़ाई लड़ी। यहां तक कि योगेंद्र यादव से लेकर अजित अंजुम तक का नाम नहीं लिया गया, जिन्होंने हीरो की तरह काम किया और एसआईआर के पीछे के मंसूबों को उजागर किया। वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आधार को मान्यता नहीं मिलती। कौन लड़ रहा था वोटर के अधिकार के लिए? कोर्ट में कई लड़ाई हारने वाला चुनाव आयोग तालियां बजवा रहा था 90,217 बीएलओ के लिए। इस खेल को ताली बजाने वाला बिहार का मीडिया और बेहतर तरीके से सामने ला सकता था, लेकिन कुछ को छोड़कर चुप ही रह गया। लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों को अब संस्थाएं मान्यता नहीं देती, उन्हें दुश्मन समझती हैं। कम से कम योगेंद्र, अजित अंजुम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के नाम तालियां बजाई जा सकती थी। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के
90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इस चुनाव में दो लड़ाई है। एक लड़ाई जो चुनाव के पहले हुई, जिसे केवल सीपीआई-एमएल, आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टियों ने मिलकर लड़ा। विपक्ष ने एक एक मतदाता के वोट के अधिकार की चौकीदारी की और जहां तक हो सका उनका वोट बचाने का प्रयास किया। दूसरी लड़ाई अब होगी, जिसका ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने 6 अक्टूबर को दिल्ली में किया है। देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और खास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है, और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है। बिहार में 24 जून 2025 को कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी, लेकिन नई सूची में 6% के नाम कट गए हैं। खबर तो यही छपी कि 20% के नाम कट सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सका तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का योगदान है जिन्होंने एसआईआर को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। इस समय बिहार में कुल वोटर की संख्या 7,24,00,000 है। फॉर्म 6 के माध्यम से 21.53 लाख वोटर के नाम जोड़े गए और 3.66 लाख वोटर अयोग्य पाए गए। जिनके नाम कटे हैं उनमें 22.34 लाख लोग मृत पाए गए। 6.85 लाख लोगों के नाम 2 जगह पर पाए गए और 36.44 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। जुलाई के महीने से तुलना करें तो इस समय कुल 69.30 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कट चुके हैं। योगेंद्र यादव का कहना है यह संख्या 1.5 करोड़ तक हो सकती थी अगर विपक्ष ने आधार कार्ड और 2003 की सूची में शामिल वोटर के परिजनों को शामिल नहीं कराया होता। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है और दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तो रिलीफ है, राहत है। देखो, पहले 7,24,00,000 वोटर थे, अब बढ़ के 7,42,00,000 हो गए हैं। मैं कहता हूँ इसमें राहत की क्या बात है। बिहार में कुल वयस्क लोगों की संख्या भारत सरकार के हिसाब से 8,18,00,000 है जुलाई के महीने में। पहले की लिस्ट में 7,89,00,000 लोग थे, मतलब कि 29 लाख लोग बढ़ने चाहिए थे, उसकी बजाय 47 लाख कम हो गए। इसमें राहत की क्या बात है। बस इतना जरूर हुआ है कि ये 65 लाख का आंकड़ा बढ़ के 1.5-2 करोड़ नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ बिहार में है। इससे बाकी देश के बारे में कोई निष्कर्ष अभी से मत निकालिए, क्योंकि चुनाव आयोग के सर पे तलवार लटक रही थी सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए उसने एसआईआर की गाड़ी पर ब्रेक लगाया है। ब्रेक कैसे लगाया? कम से कम 15-20% एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ ने भरे, लोगों ने नहीं। नंबर 2, चुनाव आयोग ने 2003 में जिसका नाम था उसको तो छूट दी ही, जिसके माँ बाप का नाम था उसे भी छूट दे दी।
जिसके ताऊ, चाचा, मामा, नाना, कोई भी रिश्तेदार 2003 में था, उस सबको छूट दे दी। लेकिन ये छूट कागज पे नहीं है, एसआईआर के ऑर्डर में नहीं है, किसी और राज्य पे लागू नहीं होगी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया और आधार स्वीकार करने पर मजबूर किया, लेकिन अभी भी वो आदेश बाकी पूरे देश के लिए नहीं है। जब तक ये नहीं होता तब तक राहत की बात नहीं है। अभी भी एसआईआर वोट काटने का एक औजार है। जो ब्रेक लगी है वो केवल बिहार के लिए है। जब तक एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट संशोधन नहीं करता तब तक पूरे देश पर वोट की कैंची चलने का खतरा बाकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास इसका जवाब अभी तक नहीं है कि एक मकान के पते पर 100 वोटर कैसे हो सकते हैं। एक पते पर 100 आधार कार्ड तो नहीं मिला, तो एक मकान के पते पर 100 वोटर आई कार्ड कैसे हो जाएगा। आप किसी के मकान पर किसी और वोटर का नाम कैसे जोड़ सकते हैं। अगर उसने उसी आधार पर दावा कर दिया कि ये मकान मेरा है, तो ऐसे कई मकान मुकदमे में चले जाएंगे। कायदे से ऐसे लोगों को भूमिहीन और छत विहीन मतदाता के रूप में दर्ज किया जा सकता था, मगर क्यों नहीं किया गया, चुनाव आयोग ही बेहतर जानता है। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कहा है इस बार वोटों की गिनती की हर शिकायत पर फॉर्म 17C और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1950। इसे डायल कर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, बीएलओ से बात करने का समय मांग सकते हैं। इसके लिए 1950 से पहले अपने इलाके का एसटीडी कोड डायल करना होगा। बिहार में इस बार 14 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं और 3.92 करोड़ वोटर पुरुष हैं। 4 लाख से अधिक वोटर 85 साल से अधिक के हैं। उम्मीद है बिहार का यह चुनाव मुद्दों को लेकर होगा, भविष्य को लेकर होगा, अतीत और भूत को लेकर नहीं होगा। घुसपैठिया आ जाएगा, इन सब बातों में यह चुनाव समाप्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।